इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। फिर ये बात यकीनी है कि कोई न कोई मजबूत एजेंसी उसे पाल रही है। इनके दिलों में उतरने के लिए मैंने उनकी पसंदीदा बात क्या डाली। मुझे ये जानकर हैरत हो रही थी, कोई इस कदर ताकतवर और दराज दस्त होते हुए एक फर्ज से इस कदर खौफजदा थे। तुम बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हो। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये एक हकीकत है कि माजी करीब में डैनी की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी के खौफ से 3 अमेरिकी सफारतकार पाकिस्तान में अपनी तैनाती कबूल करने से इनकार कर चुके हैं। नरेश शर्मा ने कहा। वो इसकी गलतफहमी थी। शायद अमेरिकियों ने दूसरों से ये बात छुपाई हो, मगर मुझे मालूम था कि उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से बाज़ाब्ता तौर पर यह शिकायत की थी कि इनके सफारतकार पाकिस्तान का रुख करते हुए घबराने लगे थे और अगर वो सूरत हाल काबू में ना की गई तो पाकिस्तान में अमेरिकी सफारती अमले की तादाद में कमी करना पड़ेगी। यह खदशा भी जाहिर किया गया था कि ऐसे हालात से सफारती मरासम को सख्त नुकसान पहुंचने का खदशा था। मुझे इन पर अपनी मालूमात के इजहार की कोई जरूरत नहीं थी। मैं नरेश शर्मा की मुबालगा आराई पर खामोश रहा। तुम भारत में कब तक रुके रहोगे? अनिल बिस्वास ने मुझसे पूछा। कम अज कम 2 हफ्ते का प्रोग्राम है। अभी आगरा, मुंबई और कलकत्ता भी जाना है। मैंने कहा, मेरा मशवरा है कि अपना तफरीही प्रोग्राम मुख्तसर कर दो। उसने गंभीर संजीदगी से अपनी राय थी। तुम काम के आदमी मालूम होते हो, तुम्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लौटकर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तुम एक लड़की के साथ आए थे, या मुफ्त में तुम्हें रीना जैसी लड़की इनाम में मिली है। कुछ कारगुजारी दिखाने के बाद तुम जब चाहोगे तुमको वीजा मिल जाएगा। अगली बार तनहा यहाँ आना। हर शहर में रीना जैसी हसीन और जवान लड़कियां फख्र के साथ तुम्हारी मेजबानी करेंगी। अनिल बिस्वास अधेड़ उम्र, संजीदा और तालीम याफ्ता शख्स था। वैसे अहम ओहदे पर मामूर था कि भारतीय सदर और वजीर आजम भी उसका एहतराम करते थे। उसके बावजूद वो जिस डटाई और बेहयाई से अपनी कौम की लड़कियों के साथ रंगरलियां बनाने की पेशकश कर रहा था, उससे मुझे सदमा हुआ। उसके सफेद कनपट्टियों के नीचे मुझे उसका बावकार चेहरा यकायक काला और मकरू नजर आने लगा, मगर वो अनिल बिस्वास नहीं बोल रहा था। राह का शोहरा यही था कि वो अपने रवायती तरीकों से हटकर जासूसी और तकरीबकारी के गैर रवायती तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। वह हर शोबे में खूब रू लड़कियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। मैं इनकी बेशर्मी के इस तजर्बे से जाती तौर पर गुजर चुका था। अगली बार मैं यकीनन अकेला आऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी साथी को ताजमहल दिखाकर वापस ले जाने पर आमादा कर सकूं। मुंबई और कोलकाता को भूल जाओ, आगरा घूम कर लौट जाओ। अनिल बिस्वास ने ताकीद की। हमें वहां तुम जैसे किसी आदमी की सख्त जरूरत है। चंद रोज पहले डैनी ने हमारे जोगिंदर पाल नामी एक सफारतकार को उसके घर में रिमोट कंट्रोल्ड बम के जरिए धमाके में उड़ा दिया। मेजर बख्शी नामी दूसरे अहम सफारती अफसर पर ऐसा सफाकाना तशद्दुद किया गया कि वो अपनी यादाश्त खो बैठा। हमारे बेहतरीन डॉक्टर उसे सेहतयाब करने में नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान में मुतय्यन हमारा सफारती अमला सख्त खौफ व हिरास में मुब्तला है। मैं वापस जाकर गजाला से बात करूंगा। मैंने उसकी तशवीश पर दिल ही दिल में माजूज होते हुए पुरखुलूस अंदाज में यकीन दिलाया। आगरा यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। नरेश शर्मा ने मेरी रहनुमाई की। तुम सुबह जाकर शाम को वापस आ सकते हो। आगरे में ताजमहल के सिवा और कुछ नहीं है। सुना है कि पूरे चांद की रात में ताजमहल का हुस्न काबिल दीद होता है। हम शाम को जाकर सवेरे वहां से लौट आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि गजाला चांद की 14वीं रात तक इंतजार करने की जिद न करे। मैंने 14वीं रात का जिक्र वक्त लेने के लिए छेड़ा था ताकि वो मुझे फौरी तौर पर वापसी पर मजबूर न कर सके। शर्मा जी, तुम अजहर को अपने कमरे में ले जाओ। अनिल बिस्वास ने गोया मुलाकात के इख्तिताम का ऐलान करते हुए कहा। अपने रिकॉर्ड से इसे अमेरिकी इश्तिहार दिखा दो। दूसरे अखबारी तराशे भी इसकी यादाश्त ताज़ा कर सकते हैं। यह काम करने पर आमादा हो चुका है तो हमें इसकी सलाहियतों को पूरी तरह परख लेना चाहिए। नरेश शर्मा के साथ मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी। अनिल बिस्वास ने बैठे बैठे मेरी तरफ दाहिना हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसका कुशादा और भरा भरा हाथ बहुत तपाक से अपनी गिरफ्त में लिया। उसके बदन का वो पहला लम्स मेरे लिए सनसनीखेज था। मेरे बाएं हाथ की उंगलियों में जहरीली अंगूठियां मौजूद थीं। जरा से इशारे पर मैं किसी अंगूठी का जहर उसके बदन में उतार सकता था। वही जहर नरेश शर्मा का काम तमाम करने के लिए काफी होता, मगर फिर मैं बंद गली में घिर जाता। मेरे नकाज की कोई राह न रहती। बाहर बैठा हुआ नागर इतना हिम्मत नहीं था कि अपने 2 बड़ों की अचानक मौत के बाद मुझे राह के इस दफ्तर से निकल जाने देता। वो सरूर और ख्वाब व ख्याल की एक वजदानी लहर थी जो चंद लम्हों के लिए मेरे जहन पर तारी हुई। फिर मैं हकीकतों की दुनिया में लौट आया। अनिल बिस्वास ने मुझे इज्जत जरूर दी थी, मगर उसने मेरे तपाक के जवाब में किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। अनिल बिस्वास से हाथ मिलाने के बाद मैं नरेश शर्मा की तकलीद में उस नीम रोशन दफ्तर से निकल आया। नरेश ने नागर के पास रुकने की जहमत नहीं की। सीधा राहदारी में खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
लम्हा भर के लिए मेरी और नागर की नजरें चार हुई। मुझे उसकी आंखों में गुस्सा बल्कि इश्तियाल झलकता हुआ नजर आया। इस बार मैंने मजीद तैश दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके लिए इतना ही काफी था कि मेरी वजह से उसे अपने बात से डांट सुनना पड़ी थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे उलझने की कोई नई कोशिश नहीं करेगा। मेरी और अनिल विश्वास की वो मुलाकात काफी देर जारी रही थी। इस वक्त 2:30 बज रहे थे और इमारत में सकूत और सन्नाटे का राज महसूस हो रहा था। इंसानों की मौजूदगी की बेआवाज रौनक इस वक्त मफकूद थी। रीना की दी हुई इतला के मुताबिक 2 बजे इस दफ्तर में छुट्टी हो जाती थी। रात के हमले के बेशतर अफराद अपने घरों को जा चुके थे। शायद गिने चुने लोग इस इमारत में बाकी रह गए, जिनमें मेरे दोनों बड़े शिकार भी शामिल थे। वो मेरी दस्तरस में थे, मगर मैं उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की पोजीशन में नहीं था। नरेश शर्मा के कमरे का रास्ता भी उसके पीए के कमरे से गुजरता था। इसका पीए एक अधेड़ उम्र और मुंशी नुमा शख्स था, जो उसे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ गया। मैंने देखा कि नरेश के मुलाकातियों के लिए कोई अलहदा इंतजारगाह नहीं थी। इसके पीए के कमरे में ही करीने से 6 आरामदेह कुर्सियां रखी हुई थी। अपने मनसब और मेरी मालूमात के मुताबिक अनिल विश्वास राह के उस दफ्तर का सरबराह था। नागर उसका जाती नायब था, मगर इंतजामी तौर पर दूसरी हैसियत नरेश शर्मा को हासिल थी। मैंने खास तौर पर यह बात नोट की कि इस दफ्तर में अफसरान की खिदमत के लिए अर्दलियों और चपड़ासियों की रेल पेल नहीं थी। स्टाफ की तादाद को शायद एहलकारों की इस्तेदाद बढ़ाकर महदूद रखा गया था। हर अफसर को अपना काम खुद करना होता था। कम तनख्वाहों वाले मजबूर और बेकस मुलाजमीन की कमी राह के राजों की हिफाजत की एक कलीद भी समझी जा सकती थी। राम बाबू, तुम चाहो तो घर जा सकते हो, नरेश ने अपने पीए के करीब रुक कर कहा। मैं जरा देर तक बैठूंगा। फिर सरकार, मैं भी बैठा हुआ हूं, पता नहीं आपको कब मेरी जरूरत पड़ जाए। राम बाबू ने फर्मा बरदार माहतहत की तरह जवाब दिया। तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे जरूरी कागजात अंदर मेरे पास मौजूद हैं। नरेश ने राम बाबू की हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा सरकार, मैं अपनी मेज समेटे लेता हूं। राम बाबू का जवाब सुनकर नरेश अपने कमरे में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था। उसका दफ्तर भी सादा था। मेज, कुर्सियों और सोफा सेट के अलावा जिस चीज ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, जो कमरे के एक गोशे में 2 आईनी अलमारियों के साथ खड़ी हुई थी, शायद वही तिजोरी ग्रीन या ब्लू कोबरा फाइल का मदफन थी। क्योंकि अनिल विश्वास के दफ्तर की सपाट दीवारों के साथ मुझे ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई थी जहां अहम कागजात और फाइलें वगैरह रखी जा सकें। तुम क्या पीते हो? मेज के पीछे अपने घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर नरेश शर्मा ने दोस्ताना लहजे में मुझसे पूछा। मैं चाय और ठंडे पानी के सिवा कुछ नहीं पीता, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इस वक्त उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी एक मुकफ्फल दराज खोलकर शराब का एक शफाफ पॉइंट निकाला। सफेद बोतल में सफेद शराब थी, जो जिन हो सकती थी या फिर वाडका। शराब के बगैर शबाब से लुत्फ अंदोज होना ऐसा ही है जैसे चमचे से कोरमा खाया जाए। वो अपना गिलास बनाते हुए कह रहा था। बड़ी नादर मिसाल दी है तुमने, मैं ख्वामखा हंस दिया। अनिल विश्वास की बारोब शख्सियत के साथ मैंने आप जनाब का तकल्लुफ बरकरार रखा था, जो उसके रुतबे के पेश नजर जरूरी था, मगर नरेश शर्मा से मैंने इब्तदा ही से कदरे बेतकल्लुफी रखी थी। उसके साथ बैठकर मैं खुद को ज्यादा पुरसकून महसूस कर रहा था। कौरमे का अपना एक जायका होता है जो हर हाल में बरकरार रहता है, मगर उसको खमीरी रोटी या शीर माल के साथ खाया जाए तो बात कुछ और हो जाती है। उस जिन में लाइम वाटर मिलाते हुए कहा, यही हाल शबाब का भी है। इसका मतलब है कि अभी तुम रीना को पूरी तरह दरियाफ्त नहीं कर सके। अनिल और नरेश जिस रवानी से रीना के तज़किरे कर रहे थे, इससे पता चल रहा था कि इस जैसी लड़कियों को राह ने सिर्फ सरकारी कामों के लिए मुलाजिम नहीं रखा हुआ था। ऐसी लड़कियां फाजिल औकात में राह के अफसरों की शामें रंगीन बनाने और इनकी खलवतों को आबाद करने के काम भी आती थी। मुल्क कौम की खिदमत के वो दावेदार दिल खोल कर अपनी कौम की आबरू से खिल रहे थे और इन पर कोई कदगन नहीं थी। नरेश शर्मा की मेज की दराजें और मेज के साथ लगे हुए बड़े से साइड रैक के खाने उसकी जरूरत की हर चीज से लैस थे। उसने अपनी कुर्सी से हिले बगैर गिलास तैयार करके जिनका एक घूंट अपने मेदे में उतार लिया था। ये अच्छी बात थी कि वो आदि शराबी था। मैं कुछ देर तक उसके साथ बैठा रहता तो वो इतने खुमार में आ सकता था कि मेरे साथ रवानी से बातें करता रहे। हैरत की बात यह थी कि वो अपने सरकारी दफ्तर में बैठा पी रहा था। रीना तुम्हारे दफातर में बहुत ज्यादा मकबूल मालूम होती है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचने के बाद क्या डाला, पता नहीं यहाँ कितनी रीनाएं आती जाती रहती हैं। तुमसे उसकी बात इसलिए हो रही है कि तुम सिर्फ उसी को जानते हो। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अगली बार यहाँ आओगे तो तुमको दूसरी लड़कियों से भी मिलवा दिया जाएगा। तुम बैठो, मैं जरा काम की फाइलें लाता हूँ। उसने अपना गिलास वहीं छोड़ा और पतलून की दाहिनी जेब को टटोलता हुआ आईनी तिजोरी की तरफ बढ़ता चला गया। तिजोरी ऐसे रुख पर रखी हुई थी कि मैं उसके दरवाजे नींव बा होने के बावजूद अंदर का जायजा न ले सका। नरेश तिजोरी के सामने झुका हुआ अपने मतलूबा कागजात तलाश कर रहा था। कई मिनट गुजर गए
लेकिन नरेश वहीं मसरूफ रहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे अपनी जरूरत के कागजात न मिल रहे हों। इस दौरान में उसने कई फाइलें वगैरह निकाल कर कालीन पर डाल दी थी। मैं खामोश बैठा वो तमाशा देखता रहा। इस वक्त सब्र ही मेरा सबसे बड़ा हथियार था। गैर जरूरी तौर पर बोलने से गुरेज करके मैं नरेश शर्मा से बहुत कुछ जान सकता था। मुझे यकीन होने लगा था कि ग्रीन या ब्लू कोबरा फाइल इसी की तहवील में मिल सकती थी। आखिर नरेश ने तिजोरी बंद करके मुकफ्फिल कर दी। उसने फाइलों का एक बंधा हुआ बंडल निकाल कर हर कागज तिजोरी में वापस महफूज कर दिया था। बंडल लेकर वो अपनी मेज पर लौट आया और खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए बोला, डैनी के तराशों की फाइल मैंने अमेरिकी रिकॉर्ड के साथ रखी थी। पता नहीं वो कहाँ है, शायद इन पाकिस्तानी फाइलों में मिल गई हो। उसे बंडल का बंद खोलकर अपने गिलास से एक छोटा सा घूंट लिया और फाइलें देखने लगा। वो पाकिस्तान से मुतल्लिक राह की फाइलें लिए बैठा था। मेरे ज़हन में बेख्तियार बचपन में सुनी हुई वो पहेली गूंज उठी जो माँ अक्सर मुझसे पूछा करती थी। 4 घड़े रस के भरे चोर तके ले न सके। इस पहेली का जवाब गाय भैंस के थन होता था, जो मैं हमेशा भूल जाता था और माँ मेरा मजाक उड़ाया करती थी। खुश होती थी क्योंकि इस बहाने मैं उसकी बातों में बहला रहा करता था। इस वक्त की सूरत हाल पर वो पहेली पूरी तरह सादिक आ रही थी। फाइलें मेरे सामने थीं। शायद इनमें ग्रीन कोबरा फाइल भी थी। मैं इस पलंदे को नदीदी निगाहों से तक रहा था, लेकिन इन्हें नरेश शर्मा से छीन लेने पर कादिर नहीं था। अनिल बिस्वास से मेरी वो मुलाकात जरूरत से ज्यादा बार आवर साबित हुई थी। मुलाकात से पहले रीना अपनी मकारियों से तायब होकर मेरी खैरख्वाह बन चुकी थी। मैंने अनिल बिस्वास को अपने हाथ से छू कर देख लिया था। वो पाकिस्तान के खिलाफ राह की सरगर्मियों का नाखुदा था। इस तक पहुंचना मेरा और पाकिस्तानी एजेंटों का ख्वाब था। उसे और नरेश को देख लेने के बाद मैं मौका पाकर किसी भी वक्त अपनी कारी जर्ब लगा सकता था। इजाजत हो तो मैं सिगरेट सुलगा लूं। मैंने नरेश की महवियत में दखल अंदाजी की। शायद तुम भूल गए कि मैं यहीं बैठा हुआ हूं। पियो पियो, उस पलंदे से निगाहें हटाए बगैर कहा। शराब नहीं तो सिगरेट ही पियो। इस वक्त मैं तुम्हारे लिए तराशों की तलाश में सरगर्दा हूं। अपने राम बाबू से मदद ले लो। मैंने सिगरेट और माचिस निकाल कर उसे मशवरा दिया। ये तिजोरी शजर ममनू है, इसे मेरे और बड़े साहब के सिवा कोई नहीं खोलता। बेचारा राम बाबू कुछ नहीं कर सकता। वो फाइलें उलट पलट रहा था। मेरी उकाबी निगाहें उसी तरफ जमी हुई थी। मैं फाइलों पर लिखी हुई खुफिया तहरीरें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त तक सिर्फ एक फाइल का जली उन्वान मेरी नजरों में आ सका था। इस पर सुर्ख मार्कर से PAEC1 लिखा हुआ था। वो राह के दफ्तर में महफूज की हुई टॉप सीक्रेट फाइलें थीं। मेरे ज़हन में अंग्रेजी के वो हरूफ तहज्जी घूमते रहे। इसके साथ मैं पाकिस्तान के इन अहम कौमी इदारों के बारे में सोच रहा था, जिनकी कारकर्दगी और पेश रफ्त में भारत गैर मामूली दिलचस्पी ले सकता था। वह एटमी धमाकों से पहले का कशीदा दौर था, जब आलमी कुव्वतें दोनों फरीकों को एटमी क्लब में शमूलियत से रोकने की सरतोड़ कोशिशें कर रही थीं। यकयक मेरे जहन में रोशनी सी कूद गई। वो अंग्रेजी हरूफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मुखफ़िफ हो सकते थे। वन शायद इस फाइल का नंबर था। मेरे वजूद में हेजान बर्पा हो गया। हौसला करने और राहत बढ़ाने की देर थी। फाइलों का वो पूरा पलंदा मेरे कब्जे में आ सकता था। फिर प्लास्टिक की एक सफेद फाइल नरेश शर्मा के हाथों से लरसी। फाइल पर GC का 2 हरफी और खासा बड़ा कंप्यूटर प्रिंट चस्पा था, जिसे दूर से भी पढ़ा जा सकता था। वो दोनों हरूफ ग्रीन कोबरा के सिवा किसी और फाइल से मुताल्लिक नहीं हो सकते थे। पता नहीं इस फाइल में क्या था। मैं अपने असल रूप में इनके लिए बड़ा नाग था। नाग और ग्रीन कोबरा में कोई मानवी या लफ्जी मुताबिकत नहीं थी। अल्फाज की नस्ली यकसानियत पहले से मेरे जहन में मौजूद थी। सब कुछ जान लेने और छीन लेने की ख्वाहिश मेरे दिलो दिमाग में जोर पकड़ती जा रही थी, मगर इसका मुमकिन अंजाम मेरी आरजुओं की लगाम बना हुआ था। वो पतली और मोटी कुल 11 फाइलें थी जो एक जगह बनी हुई थी। 10वीं फाइल देखकर नरेश शर्मा ने इत्मीनान का सांस लिया। वो इतनी देर से उसी फाइल की तलाश में झक मार रहा था। उसे दूसरी फाइलों को बेपरवाही से एक तरफ सरका दिया और मतलूबा फाइल अपने सामने रख ली। अनिल विश्वास के कौल के मुताबिक नरेश अपने ढब पर आए हुए एक नए पंछी को उसके नए काम पर ब्रीफिंग देने की तैयारी कर रहा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि एक आम पाकिस्तानी को राह के अंदरूनी रिकॉर्ड से कोई वाकफियत या दिलचस्पी हो सकती है। मैं खुद अपने अंदरूनी इस्तराब और हिजान पर काबू पाए बैठा था। मैंने इस्तरारी तौर पर भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे नरेश को यह शुबा होता कि मैं उसके सामने रखी हुई फाइलों की तरफ तवज्जो दे रहा था। नरेश राह का एक तजर्बेकार अफसर था। वो बेवकूफ़, गबी या बेपरवाह नहीं था। उसकी जहानत हर शक व शुबे से बाला थी। वो अपने मखसूस कामों में माहिर तस्लीम किया जाता था, जिसकी गवाही गोपाल भी दे चुका था। उसकी बदनसीबी ये थी कि उसे बल्कि उसके बड़े को भी मेरी असलियत का इदराक नहीं हो सका। इन दोनों ने मुझे अपना मेहमान बनाकर अपने दफ्तर में बुलाया और बिठाया हुआ था और मुझसे मेरी तलाश में मदद के ख्वाह थे। इनके इत्मीनान का सबब यह था कि अव्वल खान ने मेरे लिए कराची के जिस नाम, पते और पेशे का इंतखाब किया था वो फर्जी नहीं था।
खुद मुझे भारत पहुंचने तक इल्म नहीं था कि मेरे कागजात की तैयारी में अव्वल खान ने इतनी एहतियात से काम लिया होगा। ये उकदा उस वक्त खुला जब राव वालों ने अपने जराए से इनक्वाइफ की तस्दीक करने के बाद रीना अजीत राय को मेरे पीछे लगा दिया। वो बजा तौर पर मुझे मजहर खान समझ रहे थे। अव्वल खान ने मेरी रवानगी के बाद असली मजहर खान को उसके ठिकाने से कहीं और मुंतकिल कर दिया। वो जहानत और दूरबीनी की पेकार थी जिसमें अव्वल खान फतेहयाब रहा था और राह के आला दिमाग मार खा गए थे। नरेश शर्मा ने वो फाइल मुझे दिखाने से पहले अपने इत्मीनान के लिए उसकी वर्क करदानी शुरू कर दी। इसमें सिर्फ अखबारी तराशे नहीं थे, इनके दरमियान सफ़ेद और गुदले और राख भी लगे हुए थे जो अखबारी कागज से बहुत मुख्तलिफ थे। दरमियान में उसने अपने गिलास से मजीद एक घूंट लिया और फिर अमरीकी इश्तिहार का तराशा खोलकर फाइल मेरे सामने कर दी। दूसरे औराक को उसने अपने हाथों से इस तरह दबा लिया था कि कागज उड़ने की वजह से वो मेरी नजरों में ना आ सके। वो बड़ा इश्तिहार मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। इसमें वीरा की पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। इस हवाले से कोई और उसे नहीं पहचान सकता था, मगर मेरे लिए वो तस्वीर अजनबी नहीं थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी होने लगी। राह वालों का रिकॉर्ड मुकम्मल और भरपूर था। हम दोनों खड़ी ढलान के सबसे ऊपरी किनारे पर अटके हुए अपनी जीत और बका की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी जरा सी लग्जिश हमें आनन फानन में तहत उस सरहा में पहुंचा सकती थी जहां नाकामी, मायूसी और मौत की सिस्कारियां मारती हुई अथाह दलदलों के सिवा कुछ नहीं था। इश्तिहार आज भी मुअस्सर है। डैनी का किस्सा निमट जाए तो वीरा खुद तबाह हो जाएगी, नरेश शर्मा ने कहा और मैं फिर लर्ज कर रह गया। नरेश शर्मा ने बहुत आरफाना अंदाज में मेरा और वीरा का नाम लिया था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि नादानिस्तगी में हमसे एक संगीन गलती हुई थी। इस सफर के लिए गजाला का नाम तब्दील किया जाना बहुत जरूरी था। जो लोग मेरे लहू के प्यासे थे वो बहुत बाखबर थे। मेरे और वीरा के नामों के साथ ये बात इनसे छुपी हुई नहीं रह सकती थी कि मेरी बीवी का नाम गजाला था। यह हमारी खुशबख्ती थी कि किसी ने इस नुक्ते पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी गर्दन सिर्फ अव्वल खान की होशियारी की वजह से बची हुई थी। राह वालों को मुकम्मल यकीन था कि मैं मजहर खान था। इन्हें मेरी जात और शनाख्त पर जरा भी शुबा होता तो वो गजाला की तरफ जरूर मुतवज्जा होते। इनकी नजरों में मैं मजहर खान था, इसलिए वो कोई भी गजाला हो सकती थी। गजाला बहुत आम नाम था, इसकी अपनी जगह कोई अहमियत नहीं थी। मेरी उर्फियत के हवाले से वो आम नाम यकायक बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेता था। मुझे अनिल बिस्वास के खुद गर्जाना मशवरे में अपना मफाद नजर आने लगा। हालात बहुत तेजी से अपना रुख तब्दील कर रहे थे। गजाला का नाम एक नया खौफ बनकर मेरे आसाब पर सवार होने लगा। ढलान के सिरे पर मेरे पैरों के नीचे से एक और पत्थर निकलकर नीचे लुढ़क आया था। पोजीशन मखदूश तर नजर आने लगी थी। बेहतर यही था कि हम किसी से कोई छेड़छाड़ किए बगैर खामोशी से पाकिस्तान लौट जाते और नई तैयारियों के साथ दुश्मन के गढ़ पर पलटकर हमला करते थे। काश मैं इस मामले में तुम्हारा हाथ बटा सकता। मैंने इश्तिहार पढ़ते हुए कहा, यह तुम्हारी लॉटरी होगी। नरेश औराक को दबोचे खड़ा रहा। मैंने इश्तिहार पढ़ लिया तो इसने एहतियात से फाइल बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे लिए वो मौजू अचानक वहशतनाक होने लगा था। नरेश ने अपना गिलास होंठों से लगाया तो मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछ लूं? एक नहीं दो बातें पूछो। अब तुम अपने आदमी हो। उसने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, क्या राह के अफसरों को अपने दफातर में शराब नोशी की इजाजत है? मैंने झिझकते हुए पूछा। उसने गिलास रखकर तेज निगाहों से मुझे घूरा, फिर बोला, मैं दफ्तरी औकात के बाद तखलिये में कभी कभी जिन ले लेता हूँ। देखने में ये शराब पानी जैसी होती है, इसकी बू भी बहुत कम होती है। पीते हुए मैं ज्यादा इन्हिमाक से काम करता हूँ। बाहर जाकर तुम ढोल ना पीट देना। तुम जैसे मेहमानों के लिए हमें झूठ है कि चाहें तो दफ्तरी औकात में भी जरूरत के तहत शराब से मेजबानी कर सकते हैं। हमारा काम दूसरे सरकारी दफ्तरों से बहुत मुख्तलिफ है। अभी राम बाबू और तुम्हारे बड़े साहब अपने अपने दफ्तरों में मौजूद हैं। मैंने उसे छेड़ा। राम बाबू की एक बेटी बीमार रहती है। छुट्टी के बाद वो मुश्किल से दफ्तर में रुकता है। अब तक अपने घर का आधा रास्ता तय कर चुका होगा। बड़े साहब खुद किसी के कमरे में नहीं आते। जिससे कोई काम हो उसे इंतकाम पर अपने कमरे में बुलाते हैं। समझ गए पूरी बात? उसके सर्द लहजे ने मुझे बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर दिया। अनिल विश्वास के मुकाबले में वो बहुत दोस्ताना मिजाज का मालिक था। अगर पूरा दफ्तर खाली हो गया तो मुझे होटल कौन पहुंचाएगा? मैंने उससे पूछा। बाहर आसानी से टैक्सी मिल जाती है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मगर ऐसा नहीं होगा। ना अगर तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त उसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारा गिलास खाली होने के बाद मैं वापसी की इजाजत चाहूंगा। मैंने उसके सामने पड़ी हुई फाइलों के रंग ज़हन नशीन करते हुए कहा, सिर्फ इश्तिहार देख लेने के बाद काम खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें वो मौजूआत बताना चाहता हूँ जिन पर तुम्हारी तवज्जो मरकूज रहनी चाहिए। जरूर बताओ, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने खुशदिली से कहा। सबसे पहले एक अहम बात सुन दो। हमारे काम की नौयत ऐसी है कि हम अजनबियों पर एतमाद नहीं करते। छानबीन के बाद किसी से मुआयदा कर लेते हैं तो फिर उसकी पूरी पासदारी की उम्मीद रखते हैं। अपने मकासद और वादों से इन्हिराफ को मुआफ नहीं किया जाता। इसकी सजा सिर्फ एक होती है। राह का नाम सामने आ जाने के बाद शायद यह बताने की जरूरत नहीं रही थी
मैं नरमी से कहा। नरेश ने इस नाखुशगवार नुक्ते पर मजीद कुछ नहीं कहा। पुरख्याल लहजे में बोला, तुमको मालूम है कि हमारा मुल्क आबादी और रकबे में पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। हमारी ज़रूरियात और तरजीहात बड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर तैयारी में हमें पेशे नज़र रखा जाता है। हमें पाकिस्तान की एटमी तैयारियों पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। फौजों की तादाद, उनके ज़ेर इस्तेमाल हथियारों की तफसील, टैंकों और तोपों की सही तादाद, फिजाई बेड़े की सलाहियत, आबदोजों का दायरा कार, बड़े सियासी लीडरों के निजी रुझानात, ये सब हमारी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं। तुम्हें पाकिस्तान के सियासी और दिफाई मंजरनामे की हर तफसील दरकार है? मैंने ताईद तलब लहजे में पूछा। तुम समझदार आदमी हो, इसमें हर बात आ जाती है। हमारे अज़ाइम नेक हैं, लेकिन बहुत बड़ा भाई अपने बहुत छोटे भाई को ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो इसकी बराबरी करने की कोशिश करे। यह बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का रवैया हमेशा यही रहा है। इसमें बेहतरी के वक्फे बहुत मुख्तसर रहे हैं।